आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं हिमालय के ओरिजिन के बारे में, यानी हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। हम जानते हैं कि इतना जो विशाल हिमालय खड़ा हुआ है भारत के नॉर्थ में, उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ऐसे तो अनेकों सिद्धांत है, लेकिन दो सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसमें से एक सिद्धांत पे हम आज चर्चा करेंगे जिसका नाम है भूसन्नति सिद्धांत, जिसे कोबर ने दिया था। एक और है प्लेट टेक्टोनिक। मैंने तो आपको प्लेट टेक्टोनिक वाले जो पिछले वीडियो जितने भी मैंने डाले हैं उसमें से एक है प्लेट टेक्टोनिक का वीडियो, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे भूसन्नति के बारे में कि भूसन्नति क्या है, कोबर कौन थे, कहाँ से थे, इन्होंने क्या क्या चीज बताया। उसके बाद कई शब्द प्रयोग होते हैं। फिर उसके बाद पर्वतों के निर्माण का एक युग है, चार युग आते हैं, उसके बारे में नॉर्मल हम चर्चा करेंगे और पूरे विस्तार से हम देखेंगे। इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आपकी समझ बहुत अच्छी होगी। ठीक, आप इसके लिए बेफिक्र रहें। ठीक, ये जो बोर्ड पे लिखा है ना, ये जो मैं बताऊंगा, एक्चुअली ये किसी एक किताब का निचोड़ नहीं है। आप जो बुक पढ़ते हैं, जैसे सबिंदर सिंह हो गए, माजिद हुसैन हो गए, ठीक है, उसके अलावा घटना चक्र और यूथ की भी कुछ चीजें मैं यहाँ पर लाके चिपकाया हुआ हूँ, जिससे आपको भरपूर फायदा होगा। ठीक है, मेरा काम है कि आपकी समझ बढ़े। ठीक है, और बाकी यूट्यूब के वीडियो से तो कुछ होना नहीं है। नॉर्मल समझ बढ़ाइए और जाके किताबों में आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखते हैं कुछ। सबसे पहले हम जानेंगे कि भूसन्नति क्या है, कोबर क्या है। कोबर एक भूगर्भ शास्त्री हैं जो जर्मन के हैं। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, यानी कि जर्मनी में इनका हर चीज हुआ। जर्मन ये भूगर्भ शास्त्री हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत, इसे इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी ये क्या है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, भूसन्नति। सन्नति का अर्थ आप सागर से ले सकते हैं, ऐसा सागर जो लंबा, उथला, सकरा, जलीय भाग जिसमें तलछटी निक्षेप के साथ तली में धंसा हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सागर हो जो बहुत ज्यादा गहरा नहीं हो, ठीक है, जो छिछला हो, उथला हो, सकरा हो, ज्यादा लंबा नहीं हो, ठीक है, ज्यादा चौड़ा भी नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे हम इसको भूसन्नति कहेंगे। यानी भूसन्नति हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दो लैंड मास है। जैसे ये क्या है, अंगारा लैंड का हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है इंडियन प्लेट है और अंगारा लैंड का हिस्सा ये यूरेशियन प्लेट है। दोनों के बीच में ये जो सागर है इसे हम कहेंगे भूसन्नति। ठीक है, आप समझे भूसन्नति क्या होती है। ठीक है, जियो सिंक्लाइन, सिंक्लाइन मतलब क्या, नीचे धंसा हुआ भाग। तो सागर नीचे धंसा ही तो होगा, तभी तो पानी उसमें आ रहा है। ठीक, इन्होंने ये कहा, कोबर महोदय ने, कि पहले जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक ने ये बोला था कि यूरेशियन प्लेट स्थिर अवस्था में है, उसका मूवमेंट बहुत कम है, नाम मात्र के लिए, और इंडियन प्लेट उसकी तरफ आ रही है। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये कहता है कि दोनों प्लेटें नहीं चलती, इंडियन प्लेट तेजी से यूरेशियन प्लेट की तरफ आता है। कोबर साहब बोलते हैं कि नहीं, दोनों प्लेट जो है, यानी जो भूखंड का हिस्सा है, वो सिंक्लाइन की वजह से, यानी जब इसमें मलबा भरेगा तो ये इसकी तली और गहरी होगी। जितना मलबा आएगा, जितना इसमें क्या आएगा, मलबा आएगा, अवसाद आएगा, ये और तली नीचे होगी। और जैसे ये नीचे, आप फील कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, जैसे ये नीचे आएगा, इधर का भाग सटेगा कि नहीं ऊपर। आप खुद करके देखिए कि दो आप ईंट को लीजिए, बीच में आप मिट्टी से सना हुआ कुछ आप रख लीजिए, आप जैसे उसको दबाएंगे, ठीक है, या प्लेट को या मिट्टी की ईंट को ऊपर आपने क्या किया कि किसी चीज पे रख दिया और बीच में एक पॉलीथीन में आपने कुछ ऐसे रख दिया उस पे, जैसे ऐसे भार बढ़ाएंगे ईंट अपने पास क्या होगा, आएगा, वो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। सेम यही चीज कोबर ने बताया। ठीक है, हालांकि इनके सिद्धांतों का कई चीजों के बारे में लेके आलोचना भी हुई कि इन्होंने बोला था कि दोनों मतलब एक सेम गति से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने हमें बता दिया है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो मलबा है इसके दबाव से जो इंडियन प्लेट है और अंगारा लैंड का प्लेट है, जैसे ये अवतलीकरण हुआ इसका,
ठीक है, सेडिमेंटेशन से अवतलीकरण हुआ तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आने लगे और क्या हुआ कि इसमें जो मलबा है ना, वो मलबे का जो आयतन है, इसका जो सिंक्लाइन का ये आयतन, वो धीरे धीरे कम हुआ और यहां से उभार हुआ, इसका ही ऊपर की तरफ आना हुआ इस मलबों का, तो यही बने पर्वत। ठीक है, ये एक चीज और कहते हैं, आपने देखा यहां पर कुनलुन पर्वत है, यहां पर हिमालय पर्वत है। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये बीच का जो एरिया है, जो दो पर्वत हैं, यानी दो भूखंड जो है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यह जितना तेजी से आएगा उतने ही समतल सपाट बनने की संभावना कम होगी। अगर दोनों का स्पीड कम है तो यहां पर क्या होगा, सपाट स्थितियां उत्पन्न होंगी। इनका स्पीड बहुत ज्यादा नहीं था, सिंपल था, इसलिए यहां पर सबसे पहले आप ये मान के चलिए कुनलुन जो है ना, यह क्या है, यूरेशियन प्लेट वाला अंगारा लैंड वाला ये हिस्सा है, उस साइड वाला हिस्सा है। हिमालय जो है वो गोंडवाना लैंड वाला के तरफ का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि है तो ये दोनों मलबा ही, मैं बस इसकी दिशा बता रहा हूं कि ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। और तिब्बत पठार कहाँ है, बीच में है, जो पठार के जैसे हैं। कुछ चीजों के लिए तो वैज्ञानिकों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने तो सम्मति जता दी, लेकिन कुछ चीजों के लिए क्या हुआ, इनका विरोध हुआ। ठीक है, विरोध क्या क्या चीज पे हुआ, इन्होंने बोला था कि हमारे, आपको पता है कि पर्वत निर्माण युग के 4 युग हैं, चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। इन्होंने बोला कि 4 नहीं 6 बार, 6 युग है पर्वत निर्माण के, 6 बार पर्वतों का निर्माण हुआ, तो वहां पर गलत हो गया। एक चीज की और आलोचना हुई, इन्होंने बोला कि इसके संकुचन से, इसके संकुचन मतलब कि दो चीजों का पास आना, क्योंकि नीचे दबाव डाला जा रहा है। ठीक है, इसके संकुचन से ये दोनों प्लेट पास आई। आप खुद सोचिए, देखिए क्या उसका दबाव इतना ज्यादा होगा कि गोंडवाना लैंड भारत जैसे बड़े भूखंड को तेजी से, और यूरेशियन प्लेट जैसे बड़े भूखंड को तेजी से अपने पास खींच सके। इसका भी विरोध हुआ कि संकुचन बल इतना प्रगाढ़ नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने क्या बोला था कि 6 युग है, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत अच्छे से समझा चुका है कि 4 युग हैं बस। कौन कौन से, चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। थोड़ी सी और जानकारी आप ले लीजिए। चर्नियन में अरावली जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, अरावली, दक्कन का पठार, ये सब जो है ना भारत का प्रायद्वीपीय वाला इलाका, ये उसी टाइम का है। ठीक है, ये चर्नियन युग का है। फिर कैलिडोनियन में अपलेशियन पर्वत का निर्माण हुआ, जो कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है ये। ठीक है, हर्सिनियन में वाजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, यूरोप में है। ठीक है, अल्पाइन सबसे लास्ट वाला है जिसमें हिमालय का निर्माण हुआ। अब आपको पता चला कि हिमालय में इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची चोटियां क्यों है, क्योंकि यह सबसे वलित है, सबसे युवा है और वलित पर्वत है। वलित पर्वत मतलब कि दो चीजों के टकराव जब पास आए, तो जब बीच का मलबा जब दबेगा तो वो क्या होगा, फोल्ड होगा। वलित को फोल्ड भी कहेंगे, उसे कहते हैं। ठीक, तो हिमालय इसलिए ऊंचा है क्योंकि ये सबसे नया है। ये लोग भी कभी हिमालय जैसे थे। अरावली जो है आज अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये भी कभी अपनी जवानी में होगा, इसकी भी ऊंचाई हिमालय की जैसे ही होगी। ठीक है, तो इसके बारे में आपने जाना। अब जान लेते हैं थोड़ा सा कि भूसन्नति का जो कोबर ने दिया सिद्धांत, क्या वो अचानक से दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी सिद्धांत के पीछे उसके कई लोगों का हाथ होता है, कई लोगों की खोज होती है, तब जाके कोई सिद्धांत निकलता है। ठीक है, सबसे पहले प्रथम प्रयास जो किया था, जो सराहनीय रहा, वो हाल एवं डाना ने किया था। डाना ने ही भूसन्नति नाम दिया था। ठीक है, जबकि सिद्धांत जो दिया था ना, वो हॉग ने दिया था। संकल्पना से सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन हॉग ने दिया था, लेकिन जब कोबर साहब आए तो इन्होंने विस्तार से उसको समझा दिया। ठीक है, कोबर साहब ने ये बोला कि 3 चरणों में पर्वतों की उत्पत्ति होती है। कैसे, संकुचन के सिद्धांत से, अवतलीकरण के सिद्धांत से। 3 चरणों में। पहला चरण इन्होंने बताया भूसन्नति अवस्था, यानी लिथोजेनेसिस अवस्था, भूसन्नति अवस्था। जैसे कि आप ये भूसन्नति देख रहे हैं, भूसन्नति का मतलब क्या होता है, सागर, छिछला सागर। ठीक है, जिसके 2 और खंड हो, भूखंड हो। ठीक है, दूसरा पर्वत निर्माण की अवस्था। आप देख रहे हैं अचानक से एक दिन में पर्वत निर्माण नहीं होता है, धीरे धीरे। तो जैसे ही दोनों एक दूसरे से चिपके
तो धीरे धीरे नीचे का वो जो सेडिमेंट है ना वो धीरे धीरे उसका उत्थान होने लगा, तो उसको बोला इन्होंने ओरोजेनेसिस। ठीक है, फिर तीसरा विकास की अवस्था यानी विकास की अवस्था, इसे कहा ग्लिम्टोजेनेसिस। विकास की अवस्था, जैसे कि हमारा हिमालय आज भी उसका विकास हो रहा है, आपको पता है ना। आज भी जैसे माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर की ऊंचाई थी, आज जब उसे मापा जा रहा है तो भूगर्भ शास्त्री कह रहे हैं कि उसकी ऊंचाई 2 मीटर तक बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों प्लेट है ना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यह एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जिसमें ज्यादा तेजी से कौन चल रहा है, तो इंडियन प्लेट यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ठीक है, आया समझ में। तो ये 3 सिद्धांत दिए, कई परीक्षाओं में इंग्लिश के नाम पूछे जाते हैं। लिथोजेनेसिस किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिम्टोजेनेसिस। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, चित्र के माध्यम से समझते हैं कि हिमालय पर्वत कहाँ है। आप देखिए, ये विश्व का थोड़ा सा मानचित्र मैंने बनाने की कोशिश की है। यहां पर देखिए, ये भारत है, भारत का ये जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये है हिमालय, और ऊपर क्या है, कुनलुन पर्वत, सेम यही कुनलुन पर्वत है और ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, और ये तिब्बत का पठार है, ये हिमालय पर्वत है, ये तिब्बत का पठार है यहाँ पे, और ऊपर कुनलुन पर्वत है। ठीक है, समझे। उसी के जैसा एक और है, यहां पर जब आएंगे आप तुर्की में, टर्की में, तो ऊपर देखेंगे पोंटिक पर्वत है और नीचे टॉरस पर्वत है, बीच में अनातोलिया का पठार है। आपको याद है कोबर ने क्या बोला था, जब दो वो जो खंड है, भूखंड तेजी से आएगा, क्रियाएं ज्यादा होंगी तो पठार नहीं बनेगा, लेकिन अगर सिंपल स्पीड होगा तो पठार बनेगा। तो ये तीनों सिंपल स्पीड के हैं। ठीक है, यहां पर आप देखिए, यहां पर हिमालय, यहां पर अनातोलिया का पठार के दक्षिण में टॉरस पर्वत, यहां पर पोंटिक पर्वत, ठीक उसके इधर आ जाए तो भूमध्य सागर है बीच में, और यहां पर एटलस है, और यहां पर ऊपर पिरेनीज है। यानी कि अफ्रीका जो प्लेट है ये भी यूरेशियन प्लेट से किधर के साइड में टकराई, इधर के साइड में टकराई। तो इधर जैसे यहां पर कुनलुन पर्वत बना, वैसे ही पिरेनीज बना, यहाँ पर एटलस जैसे बना, वहां पर ऐसे हिमालय बना, यहाँ पर जैसे पोंटिक बना, यहाँ पर ऐसे टॉरस बना, बीच में अनातोलिया का पठार हो गया, और यहाँ पर बीच में पठार के रूप में भूमध्य सागर की स्थिति है। ठीक, तो आपने इतना जाना। अब चलिए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्दों के बिना ये जानकारी अधूरी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर अग्रदेश लिखा है। ठीक, यहां पर देखिए, कोबर ने एक्चुअली ये अग्रदेश, ओरोजेन, स्वाशिनबर्ग, रेनकैटेन, ये सब जर्मन नेम है। ठीक है, इसको अगर हिंदी में हम जाने तो क्रेटोजेन को ही अग्रदेश कहा गया, यानी फोरलैंड कहा गया। फोरलैंड क्या है, क्रेटोजेन क्या है, तो कोबर ने बोला कि वो जो सागर है ना, भूसन्नति, उसके दोनों ओर जो भूखंड है उसी को अग्रदेश कहा, उसी को फोरलैंड कहा, या उसी को क्या बोला, क्रेटोजेन कहा। आप समझे। ओरोजेन क्या है, ओरोजेन यही तो है, भूसन्नति को ही ओरोजेन कहा। ठीक है, जियोसिंक्लाइन। ठीक है, स्वाशीन वर्ग क्या है, या मध्य पिंड या मीडियन मास क्या है। आप देखिए, यहां पर तिब्बत पठार है ना, इसको ही कोबर साहब ने क्या बोला, स्वाशीन वर्ग बोला, या इसको ही बोला क्या, मध्य पिंड या मीडियन मास बोला। ठीक, उसके बाद एक और आता है रेनकैटेन, यानी ऊपर उठा पर्वत। रेनकैटेन भी जर्मन शब्द है। रेनकैटेन क्या है, ये जो कुनलुन पर्वत है ना, हिमालय पर्वत है ना, इसी को रेनकैटेन बोला, जो पर्वत उठा ऊपर, निर्माण हुआ। ठीक है, समझे। जैसे यहां पर पिरेनीज क्या हो जाएगा, रेनकैटेन हो जाएगा, एटलस भी रेनकैटेन हो जाएगा, हिमालय, कुनलुन, पोंटिक, टॉरस, ये क्या हो जाएगा, रेनकैटेन हो जाएगा। आपने समझा, आपको कैसा लगा, कुछ चीजें छूट गई हो अगर, आप कमेंट करेंगे, और आपको लगा कैसा ये भी कमेंट करेंगे, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।